ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सो मैंने अपने जहाज़ की पहले स्किन बनाई, दोनों तरफ बनाई थी, फिर मैंने इसको तोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि जो इसका स्किन हुक करने का प्रोसेस था, इट वाज लाइक प्रीटी नाइस। आई नो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू अ वेरी ब्रिलियंट मेटालिक फिनिश, स्मूथ, बट दैट वुड डिफीट द पर्पस। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बिकॉज इट हैज़ टू बी वुडन प्लैंक्स। तो ये मैंने फिर तोड़ दिया। अभी इसको मैं फिर से बनाना शुरू करूँगा विद द वे जिसमें मज़ेदार बने। जल्दी क्या है, बन जाएगा एक दिन। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। लेट्स टॉक अबाउट ये जो अभी वाक़या हुआ बहावल नगर का, और आई फील रादर स्ट्रांगली अबाउट इट। एंड वाई डू आई फील स्ट्रांगली अबाउट इट? मैं आपसे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी नो फॉर श्योर। व्हाट वी नो इज़ कि एसएसजी के बंदे क्यों वर्दियों में खुद मानते हैं एसएसजी के हैं, तो हमें पता है। फ़ौज मानती है कि एसएसजी के हैं, तो हमें पता है। सो ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि एसएसजी के बंदे सरकार की वर्दियों में, सरकार की गाड़ियों में, सरकारी बंदूकों के साथ एक थाने पे पहुँचे। उस थाने में उन्होंने लोगों को बुरी तरह पीटा। न सिर्फ ये, उन्होंने ख़ुद इसकी वीडियोस बनाई। सो दीदा दिलेरी का ये आलम है कि आप थाने पे हमला करें, उसकी वीडियो बनाएं, उस वीडियो को फिर सोशल मीडिया पे पब्लिश करें। ठीक है जी। उसके बाद आपके आला अफसरान, उनके पुलिस के आला अफसरान से जाके मिलें और उसके बाद नारे लगें कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद, और मामला काइंड ऑफ बयान ऑफिशियल ये आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से भी, आईजी पुलिस की तरफ से भी, कि जी देखें ये कुछ लोग जो हैं ये इस मामले को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मामला ख़त्म हो गया। हाउ नाइस। सो दिस इज़ व्हाट वी नो। अब इसमें आपको इसकी सेकंड लेयर पे जाएं। इसकी सेकंड लेयर ये है कि वो तमाम फ़ौजी जो वहाँ आए, थाने पे हमला किया, एक तो बिल्कुल बेखौफ हैं, एक दूसरे की सपोर्ट में हैं, इलीगल कामों में भी एक दूसरे की सपोर्ट में टोटल, कि जी ठीक है कोई बात नहीं, हम सारे इकट्ठे जा रहे हैं। उसके बाद इतने वो बेखौफ हैं कि वो उसकी वीडियोस बना रहे हैं। उसके बाद, और वो क्यों इतने बेखौफ हैं? देखें, कोई आसमान से तो वो उतरे नहीं है, वही भाई है। एक ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, एक ने एसएसजी की वर्दी पहनी हुई है। अंदर से तो कोई फ़र्क नहीं। इट इज़ दैट स्किन दैट दे आर वेयरिंग, अदरवाइज इट्स द सेम स्टॉक, इट्स द सेम पीपल, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम एवरीथिंग। व्हाट इज़ मेकिंग देम बोल्ड इज़ दे नो दे हैव ऑफिशियल कवर। इनका अफसरान, इनकी पूरी चेन इनको सपोर्ट करेगी, और दूसरी साइड की कोई उनको सपोर्ट, दूसरी साइड को कोई सपोर्ट नहीं होगी। वो एक दूसरे के लिए भी खड़े नहीं होंगे। सो इशू बेसिकली एके का है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। स्टे विद मी फॉर अ व्हाइल, बट लेट्स गो बैक टू काइंड ऑफ दिस एका थिंग, क्योंकि यही इम्यूनिटी दे रहा है ना जी, और तो कोई चीज़ इम्यूनिटी नहीं दे रही। एंड लेट्स स्टार्ट विद माई एयरफोर्स डेज़। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ जो कि इससे पहले भी मैंने शेयर किया, सो आई ट्राई टू क्विकली गो थ्रू इट। मैं जब एयरफोर्स में था, पीएफ अकेडमी रसालपुर पे, तो वो पुरानी वाली एकेडमी होती थी। वहाँ पे कॉरिडोर सा है, और उस कॉरिडोर में अब तो नहीं होगा, नई एकेडमी में चले गए होंगे। तो जितने कोर्सेज ग्रेजुएट करते हैं तो उनके एक ऑनर रोल्स टाइप की एक प्लैक लगी होती है, जिसमें हर कोर्स का नाम, और उसमें किसने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ली, किसने बेस्ट पायलट ट्रॉफी ली, कौन बेस्ट इन एकेडमिक्स था, वो सब के नाम लगे होते हैं। और जब आप ऐसे गुजरते जाते हैं तो एक पे आप पहुंचते हैं, तो वो पता नहीं, अब मुझे भूल गया कि कौन सी जीडीपी थी, उस जीडीपी पे लिखा था सेंट अब्रॉड। तो आपको ज़रा झटका लगता है कि यार ये क्या है, ये सारों पे नाम लिखे हुए लोगों के, अचानक बीच में एक जीडीपी सेंट अब्रॉड हो गई है, और उसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया।
तो ये सेंट अब्रॉड मतलब क्या, पूरा कोर्स को मुल्क से बाहर अचानक किसका ये ब्रेन चाइल्ड था, क्यों ऐसा क्यों हुआ? सो I remember I asked that question and I got an answer. And like me, so many others would have asked this question and so many others would have gotten the answer. And that answer is something, it goes something like this. जो उस वक्त की एकेडमी थी उसका एक परेड स्क्वायर था जहाँ पे कॉलेज था हमारा। और परेड स्क्वायर में एक पुराना से हार्वर्ड था, और जब दोपहर को एक्स्ट्रा ड्रिल एक चीज़ होती थी, अभी भी शायद उसको यही कहते होंगे, तो उस एक्स्ट्रा ड्रिल मतलब जो कभी पूरे कोर्स को, कभी फ़र्क कोर्सेज़ के, जो थोड़ा सा किसी ने सुबह टाइम पे नहीं आया, किसी ने कुछ किया, तो उनको वो पनिशमेंट टाइप होती थी। सो एक्स्ट्रा ड्रिल दोपहर को हो रही होती थी। रात को अंडर ऑफिसर परेड एक होती थी, वो भी इसी तरह पनिशमेंट वाली होती थी। तो नॉर्मली जो कोर्सेज़ होते थे वो पूरे कोर्सेज़ को एक्स्ट्रा ड्रिल मिली होती थी। कहते हैं कि जी सख्त गर्मी थी उस दिन, एक्स्ट्रा ड्रिल पे वो थे। और अब एक्स्ट्रा ड्रिल होती क्या है, मतलब ये है कि जी आपने राइफलें सर के ऊपर उठाई होती हैं, भाग रहे हैं, फ्रंट रोल कर रहे हैं, मतलब रगड़ा होता है बेसिकली। रगड़ा करा कौन रहा होता है वहाँ पे? कॉपल टेक या इस तरह का कोई जो हमारे स्टाफ वाले होते हैं वो करवा रहे होते हैं। वो कोई एक आदमी होता है, सिर्फ एक ही होता है नॉर्मली, बाकी एक कोर्स होता है। समथिंग वेंट रॉन्ग, नोबडी नोज व्हाट। तो जो G3 होती थी वो तो उसमें गोलियां तो नहीं होती, एमओ भी नहीं होती, और मेरा ख्याल है कि वो फायर भी नहीं करती, शायद उसकी पेन रिमूव्ड होती है, जो भी होती है। लेकिन उसके ऊपर जो वो लगी होती है, बैनेट लगी होती है, और उसके ऊपर जो स्कैबर्ड होता है वो असली होता है। तो ड्रिल के टाइम पे वो स्कैबर्ड उतरा हुआ होता है, पीछे बेल्ट में एक जगह होती है, उसमें डाला होता है, और वो उसकी बैनेट होती है। किसी एक शख्स का पता नहीं क्या हुआ, मत्था घूमा या जो भी हुआ, उसने स्टाफ को वो मार दी। वो बंदा मर गया, पता नहीं उसी एक ब्लो से मरा या क्या हुआ, बट द कोर्स रियलाइज्ड कि अब हमारा ये बंदा तो गया ना, मतलब इट्स इज मर्डर। एयरफोर्स नहीं ढूंढ सकी कि इनमें से किसने मारा है, क्योंकि बाकियों ने भी अपनी स्कैबर्ड्स उसके ब्लड से रंग चुके थे जब ये बात ख़त्म हुई, सॉरी अपनी बेनेट्स। सो उन्होंने जोर लगा लिया कि भाई हम बंदा आइडेंटिफाई करेंगे किसने किया है। तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके। पूरे का पूरा कोर्स, ज़ाहिर एक छोटी बात तो थी नहीं, डिसमिस हो गया। एक बंदा जिसको हम वहाँ पे एक्सक्यूज़ ड्यूटी कहा करते थे, वो हॉस्पिटल में था या कुछ बीमार था उस दिन पूरे कोर्स में से, वो चूँकि वहाँ था नहीं, तो उसको तो आप डिसमिस कर नहीं सकते थे। तो उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखने के लिए उस वक्त पाकिस्तान की ट्रीटीज़ थी, किसी मेरे ख्याल यूएस के साथ थी या जिसके भी साथ थी, तो इट वाज टू एक्सपेंसिव टू रन अ कोर्स फॉर जस्ट वन पर्सन। ही वाज सेंट अब्रॉड और एवरीबडी एल्स वाज डिसमिस्ड। इसको आप देखिए, इस पे आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, इसमें कुछ लोगों को अजीब भी लग रहा होगा कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। ज़ाहिर है कोई बेचारा बड़ा गरीब माँ बाप के घर से अफसर बन रहा होगा, कोई पता नहीं किस बैकग्राउंड से आ रहा होगा, बट दे चोज टू स्टैंड टुगेदर। ये सिर्फ एयरफोर्स में एक वाक़या नहीं है, लेसर एक्सटेंट तक ये वाक़यात रेगुलरली होते हैं। ये पीएमए में भी वाक़यात हुए हैं, मतलब अब किसी पीएमए वाले से पूछेंगे वो आपको 3-4 वाक़ये बता देगा, छोटे से लेके अच्छे मैग्नीट्यूड तक। मतलब ऐसा भी वाक़या पीएमए में हुआ है कि और कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि पता नहीं क्वार्टर फाइनल टर्म थी उनकी, क्या पूरी टर्म ने कहा कि हम पासिंग आउट परेड पे नहीं जाएंगे। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, एक स्ट्रक्चर है, एक यूनिटी है, जहाँ पे वो एक दफ़ा एक बात तय कर लेते हैं तो वो चलती हैं। अब आपको इस पे गुस्सा क्यों आता है? आप पे गुस्सा अच्छा, जब मैं एयरफोर्स से निकला और मैं आईबीए गया तो एक दिन हुआ ये कि जी पता नहीं क्या हुआ, कोई सी मैम ने कोई अजीब सी बात की थी कि जी अचानक कल ये असाइनमेंट जमा करनी है, किसी ने भी नहीं की हुई थी। तो सब तब गए कि नहीं जी नहीं, हम नहीं जमा कराएंगे, कोई नहीं जमा कराएगा। ओके, अगले दिन आशिर साहब वाहिद आदमी थे जिसने नहीं जमा करवाई थी, बाकी सब ने जमा करवा दी थी। और मैं बैठ के सोचता रहता होता था, एंड सारी ज़िंदगी मुझे ये प्रॉब्लम रही कस्टम में हर जगह, बिकॉज मैं ये समझता था कि एज अ ग्रुप ये लोग जो फैसला करेंगे ना, ये उस पर अटक जाएंगे। अब जो भी होगा, दिस इज़ अ कोर्स
दिस इज़ अ क्लास, दिस इज़ अ ग्रुप, दिस इज़ अ यूनिट, एंड जो मर्जी हो जाए ये इस पे रहेंगे। अब सिविलियंस को ये प्रॉब्लम, ये बात समझ नहीं आती और इनको इस पे गुस्सा क्यों आता है। सिविलियंस का इस पे रिस्पॉन्स क्या है? सिविलियंस का इस पे रिस्पॉन्स ये है कि यार ये फौजी जो हैं ये कानून की पासदारी क्यों नहीं करते। और गुस्सा सिविलियंस को इसलिए आता है क्योंकि उनके अपने अंदर ये एका नहीं है। और जब तक और इस वाक्य की रिस्पॉन्स में आप देखिए कि क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो ज़ाहिर है इस मामले को उठा रहे थे, उछाल भी रहे थे, जो कि मेरे ख्याल में उछालना चाहिए था। बहुत शदीद अवाम का इस पर रद्द अमल आना चाहिए था, जिसकी मैं वजह आपको बताता हूं। बिकॉज आपका सर्वाइवल इसमें है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून वाले थे वो इसको दबा रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते। किसी का स्टैंस प्रिंसिपल्ड नहीं है। आज से 2-3 साल पहले जो पीटीआई वाले थे वो कह रहे थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। आज मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। और हर शख्स कोई ना कोई तौजीह पेश करने की कोशिश कर रहा था कि एक कि ये क्यों गलत है और आधे कि ये क्यों ठीक है। सो दे वर नॉट यूनाइटेड। सो जब 20 आप एक अरब लोग हो जाएं, अगर आप लोग यूनाइटेड नहीं हैं और ग्रुप्स में बटे हुए हैं बुरी तरह, और आपने किसी बात पे प्रिंसिपल स्टैंस नहीं लेना, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेस पे आपने अपनी चीज़ मोड़ लेनी है कि जी मुझे तो इस वक्त हमारे इंटरेस्ट में ये बात करना है, तो लॉन्ग टर्म में आप सब गर्क हो। और इसकी मैं आपको ज़रा पीछे लेके जाता हूँ। मैंने ये भी वाक़या पहले शेयर किया है। जब मैंने CSS किया तो मेरे पास चॉइसेस थी, पुलिस की भी, DMG की भी, कस्टम्स की। तो मैंने होम सेक्रेटरी साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि सर मैं किस में जाऊँ। तो मैंने जब पुलिस का कहा तो उन्होंने कहा पुलिस में बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा कि भाई जो आर्मी है, अगर मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाए तो फौज का पॉलिटिकल रोल ख़त्म हो जाएगा इस मुल्क में। तो लिहाजा इस मुल्क में पुलिस कभी तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस का काम है। अगर पुलिस स्ट्रांग हो गई तो फौज का पॉलिटिकल रोल ख़त्म। पुलिस डायरेक्ट कंपटीशन में है फौज के साथ, लिहाजा पुलिस कभी डेवलप नहीं होगी। और आप देखें हर सूबे में रेंजर्स डिप्लॉयड हैं, पुलिस का बजट यूज़ करते हैं, पुलिस वाला बेचारा अंडर। अच्छा, और इसकी एक अब जो आप कहते हैं कि जी पुलिस और फौज क्यों लॉ इन्फोर्समेंट में नहीं होनी चाहिए, या फौज का मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी से क्यों ताल्लुक़ नहीं है, और इसी के साथ वो सवाल आपका लिंक्ड है कि फौज कानून के मुताबिक क्यों नहीं चलती। वेरी सिंपल, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी सिंपल। फौज का कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फौज ट्रेन की जाती है एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने के लिए जहां पे आपके मुल्क का कानून एग्जिस्ट नहीं करता, बॉर्डर के उस पार। सो फौज का तो ट्रेंड ही एक ऐसी इन्वायरमेंट के लिए है जहां कानून नहीं होता। अब अगर आप अपनी फौज को ट्रेन करेंगे पाकिस्तान के कानून को ऑनर करने के लिए, इसीलिए फ़ौज का इंटरनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसीलिए फ़ौज सिर्फ अपने अपने कंटोनमेंट्स में होती है और बॉर्डर के उस तरफ उसका काम होता है, बॉर्डर के इस तरफ सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का काम होता है, जो कि पुलिस होती है। अब इसको जब आप लेके ऊपर चलेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको ये नज़र आएगा कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है उसकी सिक्योरिटी पुलिस के पास है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसकी सिक्योरिटी 111 ब्रिगेड के पास है। फौज कभी अपनी सिविलियन लीडरशिप की सिक्योरिटी पे नहीं लगाई जाती, कहीं नहीं लगाई जाती। कनाडा में RCMP प्रोटेक्ट करती है ट्रूडो को, US में सीक्रेट सर्विस प्रोटेक्ट करती है, जिसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पेंटागन को रिपोर्ट नहीं करती, वो DOD से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की होती थी, अब वो होमलैंड सिक्योरिटी पे होती है, क्योंकि आपकी सिविलियन लीडरशिप को प्रोटेक्ट
करना सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट का काम है। सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ पुलिस है। अब जो लोग इसकी आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं, जो अननोन फैक्ट्स हैं, ग्रे हैं, और वो फॉरेन प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जी पुलिस वालों ने भी तो बहुत बुरे थे, पुलिस वाले ने ये किया तो इसका ये रद्द-ए-अमल हुआ, विच इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। वाई? इस तरह तो कच्चे का डाकू भी कहेगा कि जी वो फलाने पुलिस वाले ने मेरे साथ बड़ा जुल्म करते थे, इसलिए मैं डाकू बन गया हूँ और मैं आके थानों पे हमला करना शुरू कर देता हूँ। और आपको किसने कहा कि फ़ौज जो है उसको कोई गंदे पुलिस वालों पे कोई प्रॉब्लम है? अगर फ़ौज को पुलिस के कॉन्डक्ट पे या पुलिस की मारपीट पे या पुलिस के लोगों के घरों पे घुस के हरकतें करने पे फ़ौज को गुस्सा आया करता, तो राव अनवर उनका सबसे बड़ा लाडला ना होता। फ़ौज का प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी पुलिस वाले ने कुछ किया था, राव अनवर ने तो 440 बंदे मारे, उनके नाक का बाल है वो। तो इस थाने वाले ने कौन सी ऐसी कमाल कर दिया था, या अगर किया भी था तो वी डोंट इवन नो इफ इट मे प्योरली बी प्रोपेगेंडा, एंड आई हैव स्पेंट टू मच टाइम इन सर्विस नॉट टू नो दिस। कि और हम चूंकि फिर यूनाइटेड नहीं है, प्रिंसिपल्ड स्टैंस नहीं लेते, ये वाहिद मौका था जिस पे आप सबको इकट्ठे होना चाहिए था, चाहे मुस्लिम, अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड अफिलिएशंस छोड़ के। क्योंकि आप अगर ये फ़ौज जब तक सिविल लॉ इन्फोर्समेंट को इस तरह ट्रीट करती रहेगी, आप जिस भी पार्टी के हैं, आपका वज़ीर आज़म कभी नहीं बैठेगा सुकून से। क्योंकि आपके वज़ीर आज़म को फ़ौज प्रोटेक्ट करती रहेगी, फ़ौज ही सुप्रीम लॉ इन्फोर्समेंट में रहेगी इंटरनली, उसका कोई अल्टरनेट खड़ा नहीं होगा, तो आपका वज़ीर आज़म कभी महफूज नहीं होगा। जब दिल चाहेगा फ़ौज का, उसको उठा के बाहर फेंक देगी। लेकिन अगर इस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग होती और इस तरह के आप यूनाइट होते, तो फिर आज आप इस जगह पे भी ना होते। आखिरी एक चीज़ आपसे और गुजारिश करना चाहूँगा। समहाउ जो मुस्लिम लीग नून का जो मुझे जो फील हुई कि इनके जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, वो इस बात को अंडर प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, थिंकिंग कि इस बात को अंडर प्ले करके शायद वो अपनी पार्टी को कोई फेवर कर रहे हैं, या ये उनकी पार्टी के हक़ में अच्छा है। उनकी पार्टी के हक़ में अच्छा नहीं है। एंड ऑफ ऑल द पीपल, मुस्लिम लीग नून शुड नो दिस, पीपल्स पार्टी शुड नो दिस। आई मीन यार, 4 दफ़ा तो आप हटाए जा चुके हो, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए हो तो भी हटाए जा चुके हो, क्योंकि आपने कभी, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा गुजारिश की, कि जब तक आप ये 111 ब्रिगेड को हटा के सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट को ऊपर नहीं लेके आओगे, आप जिस भी पार्टी से हो, आपका जो भी लीडर है, वो जिस भी मेजॉरिटी से आया है, उसको फांसी भी दिया जा सकता है, उसको जिला वतन भी किया जा सकता है, उसके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मूव भी लाई जा सकती है, उसके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है। अगर आप अपने ये छोटे छोटे सेल्फ इंटरेस्ट को लेके इमीडिएटली आप बिगर पिक्चर नहीं देखोगे, एंड दिस इज अ टाइम व्हेन यू शुड हैव ऑल यूनाइटेड। नो कि जी अब एक इंक्वायरी होगी, दोनों साइडें देखी जाएंगी, इसमें पुलिस का क्या गलती थी और फौज की क्या गलती थी, और उसके बाद जनाब, व्हाट नॉनसेंस यार। एक बंदे ने थाने पे हमला किया, इट इज सिंपल। उसको जो भी प्रॉब्लम था, अगर उसको कोई तकलीफ थी तो जाके पुलिस में रिपोर्ट कराता। दिस इज द ओनली चॉइस, दिस इज द ओनली चॉइस। यू कैन नॉट अटैक पुलिस। इट इज सिंपल। आपके SSG के लोगों ने पुलिस पे हमला किया है, आपको पता है ना कौन है लोग हैं, जुर्म है, आपको पता है मुल्क के कानून के मुताबिक। उनको सिंपल अरेस्ट किया जाए मुल्क के कानून के मुताबिक, और इसकी तशहीर की जाए, बिकॉज दिस इज नेसेसरी। नोबडी इज अबव द लॉ, दिस इज नेसेसरी। ठीक है जी। लास्ट 2 चीज़ें और आपसे इस मौके पर कहूँ। जो मैं कह रहा था कि जी वो पार्टी वाले शायद ये समझते हैं कि हम अपनी पार्टी को फेवर कर रहे हैं, जबकि वो उसका नुकसान कर रहे होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब 1999 में मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा
तो मैं उस वक़्त गिडानी में पोस्टेड था और जो हब पे हमारी सेल्स टैक्स की एक फॉर्मेशन है उसका ऑफिसर नहीं था, तो दोनों चार्ज मेरे पास थे। अगले दिन सुबह मेरे पास, जिस दिन माशाल्लाह लगा, अगले दिन सुबह मेरे पास जनाब एक जो हमारी हब की यूनियन थी, कमज़ोर सी यूनियन होती है कस्टम की, लेकिन सिपाहियों की यूनियन जनाब बड़े तिल मिलाते हुए मेरे दफ्तर आए। मैं कहा जी क्या हुआ? कि साहब हमें तो आर्मी वालों ने आज मुर्गा बनाया और हमें मारा। मैंने कहा अच्छा जी क्यों? कि जी बस हम दफ्तर आ रहे थे, उन्होंने रोक लिया कि तुम लोग देर से आ रहे हो, ये टाइम है दफ्तर आने का। तो ठीक है साहब, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमें मुर्गा बना के हमें किकें मारी जाएं। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो फिर आप, मैंने तो आपको नहीं किकें मारी, तो आप मेरे पास कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि जी क्या मतलब, आप हमारे बड़े हैं, आप कलेक्टर साहब से बात करें और हम जो हैं वो नहीं तो हड़ताल करेंगे, कलेक्टर साहब कोर कमांडर से बात करें कि ये क्या हो रहा है। और मैंने कहा मेरे भाई, जब वो फौजियों ने आपको मार रहे थे तो आपने कुछ किया? जी नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं कहा चलें, जब उन्होंने, आप पहुंच गए अपने दफ्तर, तो आपने कोई हड़ताल कर क्यों नहीं दी? वो सर बस हम कर देंगे। मैंने कहा यार आप मुझे बताएं कि कलेक्टर कस्टम्स किस तरह जाए कोर कमांडर के पास और उसको कहे कि जी आपके सिपाहियों ने मेरे इनको मारा है, क्या उसे कहते हैं, स्टाफ को, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। तो जो इस मुल्क में रिलेशनशिप है कलेक्टर की और एक कोर कमांडर की, स्पेशली जब मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उस कलेक्टर को तो कोर कमांडर जूते मार के निकाल देगा। प्योरली यही होगा। अगर आपने पहले जाके हड़ताल कर दी होती, तालों में एल्फी डाल दी होती, तो पूरा महकमा खड़ा होता और सारे ट्रक खड़े होते तफ्तान तक, क्योंकि कस्टम की क्लियरेंसेस ना हो रही होती, जो जहां होता वो वहां खड़ा हो जाता। तो जब ये तुम लोग कर देते तो कलेक्टर कस्टम्स छोड़ो, शायद कोर कमांडर खुद पूछता कि भाई ये मसला क्या है, ये क्या हुआ है, अच्छा ये मेरे सिपाहियों ने ये किया, तो कुछ ना कुछ उस पर एक्शन होता। आपको याद होगा कि जब आप स्टूडेंट थे, तो अगर आपकी लड़ाई होती है और आप अपने दोस्तों को लेके जाते हो, तो जिसकी लड़ाई हुई होती है वो सबसे आगे होना होता है उसने। ये नहीं है कि वो छुप के पीछे बैठ जाएगा और उसके लिए कोई और कुछ करे। यू सी, लीडर भी, शेरों का लीडर शेर हो सकता है, पीछे सारी बकरियां हैं तो वो शेर भी कुछ नहीं कर सकता। सो द पॉलिसी कि इस चीज को सोशल मीडिया, जो आप यही कर सकते हैं ना, ट्विटर कर सकते हैं और टिकटॉक कर सकते हैं, इसके अलावा तो वैसे भी क्या करना था। मतलब आप देखें, लुक एट दिस। खान साहब के लिए होता था कि जी ये हमारी रेड लाइन है, हम ये निकलेंगे, हम वो कर देंगे। यार कोई निकला? लेकिन जो आप कर सकते थे ना, वो भी आपने नहीं किया। अगर कम से कम इस पे आप यूनाइट होके खपी डालते, तो एटलीस्ट आपका लीडर भी खड़ा हो सकता है कि जी, फीलिंग ये जाती है ना कि यार ये देखें जी, पूरा मुल्क खड़ा है इस वजह से, तो अब आप लोगों ने क्या चवल मारी है, इसको ठीक करें। तो वो भी फिर मजबूर होते हैं कि जी अच्छा ये किसी को अरेस्ट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, इसको हम वाइट वॉश करके जा नहीं सकते। लेकिन अब अगर लीडर खड़ा होकर ये तकरीर करे आपको कि स्टूपिड्स, ये तुम इस तरफ गोल नहीं कर रहे, गोल ना करो, इस तरफ गोल करना था, तो एक्चुअली बाय मेकिंग नॉइज ऑन इट यू स्ट्रेंथन योर लीडरशिप। लेकिन ये तो किसी को समझ में थोड़ी आता है। हर बंदा समझ रहा है कि मैं ही वजीर आजम हूं। यार आप अपने वजीर आजम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, आप जो मर्जी करें, खप डालें कि यार ये नहीं चलेगा, और ये लेजिटिमेट खप है। बट अच्छा, और लास्ट जो लोग लॉजिक देते हैं वो ये कि जी देखें आशिर साहब, इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जी ये जो है ना, ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं डलना चाहिए। जब थोड़े से हालात बेहतर हो जाएंगे ना, मुल्क इस वक्त एहतमाल नहीं है इस तरह के हालात का, क्या होता है, मोहतमिल नहीं है या जो भी है, तो ज़रा हालात ठीक हो जाए ना, तो फिर हम कुछ करेंगे। मेरे भाई, यही एग्जैक्ट टाइम है जब हालात ठीक हो गए ना,
तो आपकी ज़रूरत किसको रहेगी? फ़ौज हमेशा उस वक़्त सिविलियंस को थोड़ी सी अहमियत देती है जब हालात ख़राब होते हैं, उनसे मुल्क नहीं चल रहा, उन्होंने आपको बिठाया हुआ है, इस वक़्त ही आप इनेविटेबल हो। इस वक़्त ही अगर आपने कुछ मनवाना है तो आप मनवा सकते हो, ज़रा हालात ठीक हो गए तो आपको तो जूते मार के निकाला जाएगा। ये पहले भी हुआ है और फिर होगा। आप ज़रा हालात ठीक करो तो सही। So this is my 2 cents about it. I think you should have all left your political differences aside. You must realize कि civil supremacy जो है, it's not about one party. आप अपने अपने वक्त में अपना अपना अब्बा नहीं बना सकते। आपको एक दफ़ा इकट्ठे होके किसी एक के पीछे इकट्ठे हो जाइए और इस इक्वेशन को एक दफ़ा ठीक कर लीजिए, नहीं तो ये कहानी मुक्की। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं जहाज़ कंटिन्यू किया जाए।